गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग ऑल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, हार्ट के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं जो ब्रीदिंग है, दो तरह के हो सकती है, या तो एयर के अंदर या वाटर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं कि एक तो जो एयर में ब्रीथ करते हैं, एयर में सांस लेते हैं, एक जो वाटर में ब्रीथ करते हैं या वाटर में सांस लेते हैं। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एयर ब्रीदर एंड वाटर ब्रीदर। एयर एंड वाटर ब्रीदर। एयर ब्रीदर के बारे में और वाटर ब्रीदर के बारे में अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एयर जो है, एयर की डेंसिटी विस्कोसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी विस्कोसिटी कंपेयर टू एयर बहुत ज़्यादा है। सेकंड बात, एयर में ऑक्सीजन जो है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अप्रॉक्स 21% या मैं कह सकता हूँ 760, जो एक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसका 21% कितना होगा, 160 mm ऑफ Hg के आसपास। तो एयर जो है उसमें अप्रॉक्स 21% ऑक्सीजन है, जबकि वाटर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। वाटर के अंदर, इन वाटर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी। अप्रोक्सीमेटली 1% जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एयर में सांस लेना कंपैरेटिवली इजी है और वाटर में ब्रीथ करना कंपैरेटिवली मुश्किल। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन 21% है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं एनर्जी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो जब हमारे पास रिसोर्सेज अबंडेंट हो तो उसके यूज़ करने के लिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है। इसका मतलब एयर ब्रीदर जो हैं वो कम एनर्जी इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्रीदिंग के दौरान कंपैरेटिव टू वाटर ब्रीदर। जो वाटर में ब्रीद करते हैं उन्हें एनर्जी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में है और जितनी है उसको पूरा का पूरा यूज़ करना है। तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं या जो वाटर ब्रीदर्स हैं उनमें ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स एक्वेटिक जो ब्रीदिंग है उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रॉब्लम विथ वाटर ब्रीदर। और वाटर ब्रीदर जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम अगर मैं बात करता हूँ तो वाटर ब्रीदर के साथ प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी। तो वाटर ब्रीदर जो हैं या जो वाटर में ब्रीद करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी सबसे पहली कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर में रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ऑक्सीजन अमाउंट वाटर में रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट जो है मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मोस्टली फिशेस हो गई या इनवर्टिब्रेट्स हैं वो एक्टोथर्म होते हैं। एक्टोथर्म और एक्टोथर्म का मतलब क्या हुआ,
बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, बाहर का टेम्परेचर अगर कम हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो इनका मतलब क्या हुआ कि इनकी बीएमआर जो है वो भी टेम्परेचर के साथ साथ वैरी करती है। इनका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम होने पर कम हो जाता है, क्योंकि जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने पर जो है कम हो जाती है और बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम होने पर कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर पानी में ऑक्सीजन कम हो रही है और इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पर इनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है और इसलिए जो एक्वाटिक ब्रीदर है उनके अंदर कोई ना कोई एडप्टेशन होना चाहिए जो कि एडजस्ट कर ले अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो जो फिशेस हैं उनके अंदर देखा गया है कि फिशेस के अंदर मोस्ट ऑफ जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी जो है, एंजाइम्स की एक्टिविटी मोस्ट ऑफ सर्दियों के समय में डिफरेंट आइसोफॉर्म्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं और गर्मियों के समय में डिफरेंट आइसो एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सर्दियों के समय में जो एंजाइम बनते हैं वो बेसिकली उनकी एक्टिविटी कम होती है ताकि वो हाई टेम्परेचर पर भी जो है बीएमआर को मेंटेन कर पाए या एंजाइम एक्टिविटी को मेंटेन कर पाए। और जो सर्दियों में जो एंजाइम बनते हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है ताकि वो लो टेम्परेचर पर भी बीएमआर को मेंटेन कर सके। कुछ फिशेज़ में देखने को मिलता है, सभी में ये रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये समस्या है यहाँ पर कि पानी में जो सांस लेते हैं उनके साथ समस्या ये रहेगी कि पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। एक तो ऑक्सीजन पहले से ही कम है, पानी का टेम्परेचर बढ़ा तो जितनी है उसमें से थोड़ी और कम हो गई जैसे जैसे पानी इवोपोरेट होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रॉब्लम विद एयर ब्रीदर। जो हवा में सांस लेते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग प्रॉब्लम विद एयर ब्रीदर। तो एयर ब्रीदर्स जो हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल सा याद करो एक चीज़, जब भी तुम कभी पहाड़ों पे गए हो या ऊंचाई पे गए हो तो अर्थ जो मीन सी लेवल है उससे हाइट पर जाना मतलब क्या हुआ, एल्टीट्यूड में चेंज होना, हायर एल्टीट्यूड पे जाना, ऊंचाई पे जाना, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पे जाना। तो जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पर अपन जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जाता है, वो कम होता जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन सी लेवल पर कितना होता है, 1 ATM होता है। एक ATM या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कि 760 mm ऑफ Hg की बराबर माना जाता है। तो अगर इस 760 mm ऑफ Hg की मैं 21% निकालता हूँ जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो वो कितना होगा 159, अप्रॉक्सीमेटली 160 मान लो, 160 mm ऑफ Hg। हम यहाँ पर मीन सी लेवल है अगर, तो अर्थ सरफेस जो है सरफेस पर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, ऑक्सीजन का कितना है पार्शियल प्रेशर 160। अब अगर मैं हायर एल्टीट्यूड पे जाता हूँ, पहाड़ों पर जाता हूँ, मान लो मैं 5800 मीटर की ऊंचाई पे चला गया, तो इतनी ऊंचाई पर जब मैं चला जाता हूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते होते जितना अर्थ सरफेस पे है उसका हाफ रह जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह गया यहाँ पर हाफ, 760 का आधा 380 और इस 380 का 21% अप्रॉक्सीमेटली 80 mm ऑफ Hg, 79 पॉइंट समथिंग है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 80 या 80 mm ऑफ Hg। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो हमारे जो लंग्स में जो एयर कैपिलरीज हैं उनमें और बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है वो कम हो गया और डिफरेंस कम हो गया तो डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी, कम, और डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगी तो एयर जो है वो अंदर कम पहुंचेगी और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर अगर मैं बात करता हूं और भी ऊंचाई पे चला गया, जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है अप्रॉक्स 8.8 किलोमीटर या 8800 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पे चला गया मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इसीलिए गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में वहाँ पर जाने वाले।
तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका लगभग 1/3 ही है, 240 mm ऑफ Hg। और इतनी ऊंचाई पे अगर मैं चला गया तो ऑक्सीजन कितनी रह जाएगी, 50 mm ऑफ Hg। और शायद पता हो कि हमारा जो वेन्यूल पार्ट है, वेन वाला पार्ट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो जाता है लंग्स के अंदर, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg के आसपास, 30 से 40 mm। तो जो लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है उसमें PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, और एनवायरनमेंट में है 50, तो डिफरेंस तो बहुत कम हो गया। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन अंदर ले ही नहीं पाएंगे, तो सांस नहीं ले पाएंगे वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर जो जाते हैं इतनी ऊंचाई पर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। तो ये समस्या आएगी जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे। लेकिन ये समस्या जो है, जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं उनके साथ ये समस्या थोड़ी कम रहती है। क्यों कम रहती है उसके बारे में अपन बात करेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में जब बात करेंगे। अब मैं एक बात करता हूँ कि चाहे कोई भी एयर में ब्रीद करने वाला हो या वाटर में ब्रीद करने वाला हो, जो भी एयर ब्रीदर हैं या वाटर ब्रीदर हैं, सभी के अंदर जो है गैस का डिफ्यूज़न जो होता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस अकर अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस अकर अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ। जो फिक्स लॉ है, फिक्स का जो नियम है, इसके अकॉर्डिंग गैसेस एक्सचेंज होता है डिफ्यूज़न के द्वारा। और ये फिक्स लॉ जो है ये क्या कहता है, ये फिक्स लॉ कहता है कि जो गैस का एक्सचेंज होगा, वो गैस का एक्सचेंज बेसिकली यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है अपना डिफ्यूज़न, और ये कैपिटल डी जो है ये है डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट, जो कि कांस्टेंट है। डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट ये लिख लेना, क्यू तो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़न रेट, क्यू डिफ्यूज़न रेट, कैपिटल डी ये है डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट, डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट जो कि एक कांस्टेंट है। कैपिटल ए है सरफेस एरिया थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर। कैपिटल ए क्या है, सरफेस एरिया थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर। P1 और P2 क्या है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। L क्या है, पाथ लेंथ। L जो है वो क्या है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब जो जहाँ जो दो सरफेस है, जहाँ से जहाँ तक डिफ्यूज़न हो रहा है गैस का, उनके बीच की दूरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हमारे लंग्स जो हैं उनके अंदर एल्वियोलाई होती है, और वो एल्वियोलाई जो है वहाँ से डिफ्यूज़न गैस का हो रहा है। तो यहाँ से गैस का अंदर आना, एयर का अंदर आना और एयर का बाहर निकलना। तो दो पार्ट है यहाँ पर रेस्पिरेशन के। एक पार्ट जो गैस का अंदर आना और बाहर आना, वो वाला तो कहलाता है वेंटिलेशन। गैसेस का अंदर आना बाहर आना कहलाता है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के दो पार्ट हैं, अंदर आना या बाहर आना, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो वेंटिलेशन के दो पार्ट हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। फिर यहाँ पर जो है ये मान लो ब्लड कैपिलरी है, जहाँ पर कि ये ब्लड है और यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आई और यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकल रही है। अब मैं ब्लड के बारे में बात करूँ तो ब्लड में तो क्या होगा,
ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी और CO2 को यहाँ पर छोड़ा जाएगा इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली इन दो सरफेस के बीच की, ये डिस्टेंस है L। तो गैस का एनवायरनमेंट से अंदर लंग्स में आना और वहाँ से बाहर जाना ये कहलाता है वेंटिलेशन, जिसके दो पार्ट हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पर ये गैस एक्सचेंज हो रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं परफ्यूजन। परफ्यूजन या परफ्यूजन जो है, ये परफ्यूजन बेसिकली फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ये परफ्यूजन ही क्या है, एक तरह से डिफ्यूजन है। ये जो परफ्यूजन है ये फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो जो एरिया है वो तो क्या होगा, जितना भी ये एयर सैक्स वाला एरिया है, सभी एयर सैक्स को मिलाकर जो एरिया बनता है वो एरिया है A। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, जो यहाँ पर जो गैस है और यहाँ पर जो एयर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर P2 माइनस P1। P2 तो जहाँ पर ब्लड है तो ब्लड में PO2 हो जाएगा और P2 हो जाएगा, और जहाँ से आ रही है वो क्या हो जाएगा, P1। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से कहाँ पर आएगी, ब्लड के अंदर। CO2 ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड से कहाँ जाएगी, एयर कैपिलरी के अंदर। तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है परफ्यूजन। तो जो रेस्पिरेशन है उसके दो पार्ट हैं, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। वेंटिलेशन में इनहेलेशन एक्सहेलेशन आ रहा है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, और परफ्यूजन जो है उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मेनली ब्लड से लंग्स के बीच में। और ये होता किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ। फिक्स लॉ क्या कहता है कि डिफ्यूजन रेट जो है वो इक्वल है DA डॉट P2 माइनस P1 अपॉन L। D यहाँ पर एक कांस्टेंट है, A यहाँ पर सरफेस एरिया है थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज अकर, P2 माइनस P1 डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या पार्शियल प्रेशर जिस भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसके पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस। L ये वाली जो लेंथ है, दो सरफेस के बीच की जो दूरी है ये है L। तो अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ डिफ्यूजन जो है वो होगा यहाँ पर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेते हुए चलता हूँ यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। फर्स्ट अपना एग्जाम्पल अपन लेते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसेक्ट में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर एक डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, और दैट सिस्टम इज नोन एज ट्रैकियोल सिस्टम। एक समरी टाइप से हमने डायग्राम बनाया यहाँ पर। ये मान लो इंसेक्ट है कोई, इस इंसेक्ट की पूरी बॉडी में एक ये जाल बिछा हुआ है एक वेसल्स का, जिसे हम कहते हैं ट्रैकियोल सिस्टम। एयर भरी हुई है इनके अंदर, और इनकी जो ब्रांचेज हैं ये कहलाएंगे ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स। तो ये जो है यहाँ पर टर्मिनोलॉजी काम में ली जाएगी, लेकिन हमें कंप्लीट डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पर। सिर्फ मेन चीज़ क्या है कि इनकी जो ओपनिंग है वो ओपनिंग डायरेक्ट बॉडी सरफेस पर हो रही है। ये जो नलियाँ हैं, इन नलियाँ कहाँ पर खुल रही हैं, डायरेक्ट बॉडी सरफेस पर। तो स्पाइरेकल्स हैं इनकी ओपनिंग, और ये डायरेक्ट एयर यहाँ से अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। और ये एयर जो है ये इनके द्वारा सीधी ही डायरेक्ट कहाँ पर छोड़ दी जाती है, टिश्यूज़ के अंदर। तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट देते हैं ये, और इसीलिए ये हाईली एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंड नहीं है और टिश्यूज़ को फुल ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है डायरेक्ट एयर से लेके, और सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंड है नहीं। अब एक खास बात और है। वो खास बात क्या है कि अपने घर में कॉकरोच है, वो नाली में से होके आ जाता है। कई बार नाली पानी भरा हुआ होता है नाली के अंदर, फिर भी वो पानी के अंदर से होके आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको प्रभु का एक वरदान है वरदान ही कि वो पानी में सांस ले रहा है। कैसे सांस लेता है पानी के अंदर वो कॉकरोच भाई? अब वो पानी में कैसे सांस लेता है? तो एक सिंपल सा लॉजिक है।
तुम्हें मैं किसी प्लास्टिक के गुब्बारे में डाल दूं और उस गुब्बारे में मैं ऑक्सीजन भर दूं और वो गुब्बारा मैं पानी में डाल दूं और मैं उससे एक पत्थर बांध दूं कि वो गुब्बारा चला जाएगा पूरा नीचे, तो जब तक उस गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है तब तक तुम आराम से पानी के अंदर सांस ले सकते हो, जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन है। उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो सांस नहीं ले पाओगे, लेकिन जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है तब तक आराम से सांस ले पाओगे। अब एक चीज़ सोचो, अगर कोई एयर बबल है, वो एयर बबल अगर पानी में डाल दूं तो क्या वो फूटता है? पानी में कभी भी कोई एयर बबल नहीं फूटता है। वो एयर बबल कब फूटता है? जब वो एयर बबल वाटर की सरफेस पर आ जाता है और एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो एयर के कांटेक्ट में आते ही वो फूट जाता है एयर बबल। वैसे ही अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसके अंदर कोई बबल आ जाए तो बबल फूटेगा नहीं। वो बबल क्या होगा? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लॉक करवा देगा। इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, कोई एम्बोलिज्म हो जाए, कोई कैपिलरी कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो फिर बाईपास करवाना पड़ता है। ठीक है, या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है किसी दूसरी जो है वेसल को, तो वो अलग चीज़ है, उस पर हम नहीं जा रहे। हम यहाँ पर वापस आ रहे हैं कि ये कैसे पानी में सांस ले रहा है। तिलचट्टा जो है ये जो कॉकरोच है ये कैसे सांस ले रहा है पानी में। तो सिंपल सी बात है, जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो ये जो स्पेरिकल्स हैं, इनकी जो ओपनिंग है यहाँ पर एयर के लिए, वेंटिलेशन के लिए जो ओपनिंग है, इनके ऊपर क्या होता है, जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये थोड़ी सी गैस यहाँ से जो है पास करते हैं और एक बबल बन जाता है एयर का। अब वो एयर बबल जब तक पानी में ये चलेंगे तब तक वो एयर बबल फूटेगा नहीं। और दूसरी बात, पानी में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर उस बबल के अंदर आती रहेगी जब तक कि उस बबल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और उस बबल में ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ये क्या करेंगे भाई, रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना। तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान अब यहाँ पर इन्होंने बना लिया एक बबल एयर का, तो उस एयर बबल से क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है पानी से डिफ्यूजन के थ्रू आता रहेगा और CO2 डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाती रहेगी। तो ये एयर बबल जो है, ये एयर बबल फूटेगा नहीं पानी के अंदर, और पूरा का पूरा ये एयर बबल जो है श्रिंक भी नहीं होगा, पूरा श्रिंक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और नाइट्रोजन ये काम में ले नहीं रहे, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो ये एयर बबल जो है ये बना रहेगा और ये CO2 जो है छोड़ते रहेंगे, जिससे कि इसका साइज़ जो है बना रहेगा, ऑक्सीजन लेते रहेंगे, और जैसे ये पानी से बाहर आएंगे ये बबल फूट जाएगा। तो पानी के अंदर जब तक ये हैं, ये बबल जो है बन जाते हैं इनके, और इस बबल के कारण, एयर बबल के कारण ये आराम से सांस ले पाते हैं पानी के अंदर। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं फिशेस के अंदर। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिशेस के अंदर। फिशेस जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स। एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं या इंटरनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल गिल्स आर मेनली प्रेजेंट इन बोनी फिशेस, और इंटरनल गिल्स जो हैं वो थोड़े डेवलप्ड फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनल जो गिल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इंटरनल जो गिल्स हैं वो कार्टिलेजिनस फिश के अंदर प्रेजेंट हैं। अब ये गिल्स से किस तरह सांस लेती हैं, तो मैं इंटरनल गिल्स का एग्जांपल देते हुए यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि ये एक फिश है, इसके अंदर यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट है। ये वाटर जो है पानी मुंह से अंदर लेगी, और ये गिल्स वाली जो ओपनिंग है यहाँ से होते हुए जो वाटर है ये वाटर बाहर आएगा, यानी कि एक दिशा में ये पानी फ्लो हो रहा है, मुंह से अंदर गया और गिल्स वाले साइड से बाहर आ रहा है, वन वे फ्लो हो रहा है इसका वाटर का। अब हम बात करते हैं जो गिल्स हैं, गिल्स को अगर मैं एनलार्ज करके देखता हूँ तो इस तरह से गिल्स में जो है गिल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे ये फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और इन फिलामेंट्स के अंदर जो है वेन्स और आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होती है। एक तो ये जो फिलामेंट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, और एक यहाँ से जो ब्लड लेकर जाती है। ये जो फिलामेंट है, इन फिलामेंट पर यहाँ पर पतली पतली जो है स्किन की लेयर प्रेजेंट होती है। मान लो ये फिलामेंट है, गिल फिलामेंट, इसके ऊपर चमड़ी की एक पतली लेयर इस तरह से लगी हुई है, जैसे कागज़ पे लगी हुई है, ये इस तरह से लेयर लगी हुई है पतली पतली, और जो पतली पतली लेयर हैं
उन लेयर में ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है, और जो ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है वहाँ से होता है गैसियस एक्सचेंज। तो वो ब्लड कैपिलरीज का जाल जो है उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से शो किया है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर पानी की जो दिशा होती है, पानी यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ बनाया हुआ मैंने कि वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये जो एयर कैप जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड इधर नीचे से ऊपर यानी कि वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर सेम दिशा में फ्लो हो दो लिक्विड का तो उसको मैं क्या कहता हूँ, कॉनकरेंट फ्लो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है दो लिक्विड का तो उसे मैं क्या कहता हूँ, काउंटर करंट फ्लो। तो यहाँ पर पानी और ब्लड जो है इनका काउंटर करंट फ्लो जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पानी और ब्लड का काउंटर करंट फ्लो देखने को मिल रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ मैंने ब्लू कलर से बनाई है इन ब्लड वेसल्स को, और ऊपर की तरफ मैंने रेड बनाया है, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे ब्लड ऊपर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसमें पानी से ऑक्सीजन आती जा रही है डिफ्यूज होके, तो ये डी ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता जा रहा है, तो इसका कलर मैंने रेड बनाया है ऊपर की तरफ। तो इस तरह से काउंटर करंट फ्लो के दौरान डिफ्यूजन करवाया जाता है गैसेस का फिशेस में, गिल्स जो है वहाँ पर। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ कि काउंटर करंट और कॉनकरेंट फ्लो जो है उनमें डिफरेंस क्या है। तो वाटर अगर कॉनकरेंट फ्लो होता, कॉनकरेंट फ्लो मीन्स एक ही दिशा में, पानी भी लेफ्ट से राइट जा रहा है और ब्लड जो है वो भी लेफ्ट से राइट दिशा में जा रहा है, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, ब्लड जो आया वो डी ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि उसमें मैंने मान लिया ऑक्सीजन 0 है। पानी जो आया फ्रेश, उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है वो मान लो मैंने मान ली वो 100% है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है जितनी भी है वो 100% मान ली हमने उसकी। तो उस 100% का डिफ्यूजन होना शुरू होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, और जैसे जैसे वाटर में कम हो रही है वैसे वैसे ब्लड में बढ़ती जाएगी। तो 10, 20, 30, 40, 50। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वाटर में और ब्लड में दोनों में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो गया, दोनों में पार्शियल प्रेशर बराबर हो गया, 50-50 हो गया। तो अब वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में नहीं आ पाएगी, मतलब एक तो पहले पानी में ऑक्सीजन कम जितनी है उसका भी 50% ही काम में लिया जा सका अगर कॉनकरेंट फ्लो होता, तो अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होता तो। लेकिन पाया कैसे जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने का फायदा क्या हुआ कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो मान लो ऑक्सीजन लेते लेते आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसने 90% ऑक्सीजन ले ली वाटर की, लेकिन फिर भी अपोजिट डायरेक्शन से कौन सा वाटर आ रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है। तो फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन ले लेगा और ज़्यादा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इधर से आ रहा है इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन है कम, और वाटर जो यहाँ से ऑक्सीजन देते देते आया है उसकी ऑक्सीजन हो गई कम, लेकिन फिर भी इम्प्योर ब्लड में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर वाटर में 10% भी बची हुई है तो भी वो उसको ले लेगा। तो काउंटर करंट सिस्टम जो है उसका फ़ायदा ये है कि वाटर में जितनी ऑक्सीजन है उसको पूरा हाई एफिशिएंसी के साथ काम में लिया जा सकता है। बस इतना याद रखना है अपने को, काउंटर करंट सिस्टम के कारण हाई एफिशिएंसी के साथ काम में लिया जा रहा है। कॉनकरेंट होता तो 50% ही ऑक्सीजन को यूज़ में लिया जा सकता था। तो ये फिशेस के अंदर जो है इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ली जाएगी, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा किया जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर किस तरह से होगा। तो जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो बर्ड्स जो हैं इनके अंदर लंग्स जो है उनके आगे और उनके पीछे की तरफ बॉडी में पूरे एयर सैक्स फैले रहते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये मान लिया लंग्स वाला पार्ट है। लंग्स के आगे एंटीरियर
एयर सैक्स, पीछे की तरफ पोस्टीरियर एयर सैक्स जो हैं, जो एयर के थैले, हवा के थैले प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में। आगे की तरफ है तो एंटीरियर, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर। और ये एयर सैक्स जो हैं, ये हवा के थैले जो हैं, ये बेसिकली एयर को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। इनकी बॉडी को हल्का बनाने का काम करते हैं, है ना। इनकी बोन जो होती हैं वो भी हॉलो होती हैं। बोन मैरो में यहाँ पर हेमेटोपोइसिस नहीं होता है, जो ब्रुसा ऑफ फैब्रिसियस है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पर बी सेल डेवलपमेंट के लिए। तो वो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन का पार्ट जो है मेनली वो क्या है यहाँ पर, लंग्स और ये एयर सैक्स। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर नीचे डायग्राम में शो किया है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एंटीरियर और पोस्टीरियर एयर सैक्स हमने यहाँ पर शो करे हैं। ये लंग्स वाला पार्ट हमने शो किया है, और ये जो है ये इनकी वो ट्रैकिया वाला पार्ट है, जहाँ से कि एयर अंदर आएगी और यहीं से एयर जो है वो बाहर निकलेगी। अब बर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बर्ड्स जो हैं, अच्छा एक चीज़ हम और बात कर लेते हैं कि लंग्स जो हैं वो एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एवीज और मैमल्स, इन सभी में प्रेजेंट होंगे। एम्फीबियन में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी पाया जाता है, और जो एम्फीबियंस की जो लार्वा स्टेज है उनमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और एम्फीबियन में जो एडल्ट्स हैं उनमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और साथ साथ क्यूटेनियस मतलब स्किन की जो सरफेस है वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट जो है उसके साथ गैसेस एक्सचेंज करती हैं। इसके लिए इनकी जो बॉडी होती है वो उस पर म्यूकस सिक्रेशन देखने को मिलता है। और तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे इन चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, हमारे फिजियोलॉजी है, सिर्फ एक्सचेंज कैसे होता है वो है हमारे सिलेबस में। तो बर्ड्स जो हैं वो हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स में भी अगर मैं बात करता हूँ तो, क्योंकि बाकी जो भी हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और मैमल्स के जो लंग्स हैं उनमें टाइडल वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है, और क्लोज एंड होते हैं लंग्स के अंदर। मतलब क्लोज एंड का मतलब कि ये लंग्स है, मान लो तो एयर से लंग्स में बाहर एनवायरनमेंट से लंग्स में एयर आई, फिर यहाँ पर जो एयर है उसके अंदर मिक्स हुई, फिर यहीं से वापस एयर बाहर जाती है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर। जबकि बर्ड्स में क्या होता है कि एयर आई एक जगह से और दूसरी जगह से होकर बाहर निकल जाती है, मतलब आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग, ये कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब अगर बर्ड्स में बात करूं तो इस तरह से मान लो कि एक तरफ से आई और एक तरफ से बाहर निकल गई, तो जो पुरानी जो एयर है उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती है। तो बर्ड्स के अंदर मिक्सिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है पुरानी और नई एयर के बीच में, यानी कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, बचा हुआ जो वॉल्यूम है एयर का, उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती है बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स हाईली इवॉल्व्ड हैं, लेकिन हम इनके बारे में पहले बात कर रहे हैं और मैमल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो जो बर्ड्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। बर्ड्स में इस तरह अरेंजमेंट रहता है, ये एंटीरियर एयर सैक्स, ये लंग्स, ये पोस्टीरियर एयर सैक, ये ट्रैकिया जहाँ से कि एयर अंदर आएगी। अब यहाँ पर होता क्या है, इसको मैं इसी एक ही डायग्राम में शो कर रहा हूँ, लेकिन आपको 4 डायग्राम बनाने होंगे अलग अलग। अगर मैं एयर को किसी लेबल कर दूँ, एयर जो है उसको मैं किसी मॉलिक्यूल से लेबल कर दूँ और फिर उसके पाथ को मैं ट्रैक करूँ, उसके पाथ का मैं पीछा करूँ कि जो एयर अंदर गई है एक बार में वो कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरती है, तो मुझे क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इंस्पायरेशन या फर्स्ट इनहेलेशन के दौरान जो एयर है वो पहुंचती है पोस्टीरियर एयर सैक में, और फिर फर्स्ट एक्सहेलेशन के दौरान जो है वो एयर पहुंचती है लंग्स के अंदर, और फिर जब सेकंड इनहेलेशन होता है तो नई एयर तो आ जाती है यहाँ पर, पुरानी एयर जो यहाँ पोस्टीरियर एयर सैक में थी वो आ जाती है लंग्स में, और जो एयर लंग्स में थी जिसको हम ट्रेस कर रहे थे वो एयर आ जाती है एंटीरियर
एयर सैक के अंदर। और फिर जब सेकंड एक्सहेलेशन होगा तो ये जो एयर है ये वापस बाहर निकल जाएगी। जब सेकंड एक्सहेलेशन होगा तो ये एयर जो है ये एयर बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जो एयर अंदर गई है वो दूसरी बार जब एक्सहेलेशन होगा तब बाहर निकलेगी। इसका मतलब इनहेलेशन फर्स्ट, एक्सहेलेशन फर्स्ट, इनहेलेशन सेकेंड, एक्सहेलेशन सेकेंड। तो जो एयर एक बार में अंदर आई है वो फर्स्ट टाइम में तो कहाँ पहुंचेगी, पोस्टीरियर एयर सैक में। फिर फर्स्ट जब एक्सहेलेशन होगा तो वो आ जाएगी लंग्स में। फिर सेकंड एक्सहेलेशन होगा तो वो आ जाएगी एंटीरियर एयर सैक्स में। और फिर जब सेकंड एक्सहेलेशन होगा तो वो वापस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से जो है एयर आगे से आगे यहाँ पर आगे बढ़ती जाती है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो डिफरेंस है रेप्टाइल मैमल्स और एम्फीबियंस के लंग्स से। क्या डिफरेंस है, हम अगर सांस लेते हैं, मैंने सांस लिया तो क्या हुआ, लंग्स जो हैं उनका जो एरिया है वो बढ़ा। इनहेलेशन के दौरान जो है एक्सपांड हुआ है लंग्स का, लंग जो कैविटी है वो एक्सपांड हुई है। और जब मैं एक्सहेलेशन करता हूँ यानी सांस बाहर छोड़ता हूँ तो ये सिकुड़ती है यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन बर्ड्स के अंदर उल्टा होता है, इनहेलेशन के दौरान लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स एक्सपांड होते हैं। ये डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। और क्यों है, क्योंकि इनहेलेशन के दौरान डायरेक्ट लंग्स एयर नहीं लेते हैं। इनहेलेशन के दौरान एयर कौन लेता है, पोस्टीरियर एयर सैक। तो एक्सपांड कौन होगा, पोस्टीरियर एयर सैक। तो एयर कहाँ पर आएगी, पोस्टीरियर एयर सैक में। और जो एयर इसमें थी वो एयर उस टाइम पर चली जाती है लंग्स के अंदर। तो इस कारण से यहाँ पर बाकी जगह से उल्टा देखने को मिलेगा। हमारे अंदर क्या होगा, इनहेलेशन में लंग्स एक्सपांड होंगे, बर्ड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हमारे अंदर एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बर्ड्स में एक्सपांड होंगे, उल्टा देखने को मिलेगा। दूसरी खास बात कि यहाँ पर लंग्स में एयर का जो फ्लो है वो क्या है, वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। पीछे की तरफ से आएगी एयर और आगे चली जाएगी। वन डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एयर का। ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं को ध्यान रखना है। डिटेल में बहुत सारे पढ़ लोगे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे डिफरेंस हैं, ये ध्यान रखना। यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है एयर का और हमारे अंदर कैसा होता है, जहाँ से आएगी वहीं से जाएगी, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल हमारे अंदर रेजिड्यूअल वॉल्यूम, बचा हुआ एयर उसी के अंदर मिक्स होती है। रेजिड्यूअल वॉल्यूम में मिक्सिंग की प्रॉब्लम होती है। बर्ड्स में, लंग्स में रेजिड्यूअल वॉल्यूम बचता ही नहीं है क्योंकि पीछे से एयर आएगी और आगे निकल जाएगी। तो मिलने का या मिक्सिंग का कोई सवाल नहीं है। इसलिए ये जो है हाई एफिशिएंट ब्रीदर हैं